मेरा पूरा नाम निकिता शर्मा है। प्यार से सब मुझे निक्की कहते हैं। मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि जहां मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और अपनी पूरी जिंदगी एक अनचाहे इंसान के साथ गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से तय करके रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहां से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज पर मेरे माँ बाप और मेरे भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था, मगर उसके माता पिता ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके उन्हें सुनाई। वे भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उसी वक्त वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वे आज आखिरी बार घर आ रहे थे। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख ना पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। वो दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ गए। यूँ मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साये से दूर हो गया और मैं भी भरी जवानी में न सिर्फ विधवा हो गई बल्कि इस दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नज़र बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगती। मेरे पति के दूर की एक बूढ़ी रिश्तेदार थी जिन्हें हम मौसी कहते थे। वे भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए मौसी अपने पास ले गई और हम दोनों मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे पति के मरने के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया तो मेरी चिंताओं में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का, उसकी परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। ऐसे में मेरी मौसी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाला और मैंने निकल कर अपने लिए कुछ काम तलाशना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे एक पास के स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी। मेरी बेटी रिया धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर जवान हो गई। रिया बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से भी डर लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी बेटी रिया की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरे, क्योंकि मेरे घर तो रिया को खुशी नसीब नहीं हुई थी। बहुत जोड़ तोड़ करके मैं उसके पढ़ाई के खर्चे पूरे करती थी। मैंने अपनी बेटी रिया के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र में हो तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त शांति मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है, लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ पर कराना चाहती हूँ। शांति ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वो मेरी बहन जैसी थी। काफ़ी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के के घर वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था कि अब मेरी चिंताएं कम हो जाएंगी। मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। रिया वहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। कुछ ही दिन में शांति की बहन हमारे घर आई। जब वो हमारे घर आई तो सामान से लदी हुई थी। उन्होंने मेरी बेटी को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया।
और बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे सोचने का मौका ही न दिया और मुझसे हाँ करवाकर ही दम लिया। मुझे भी वे लोग बहुत सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं था। चंद मुलाकातों में ही लड़के को भी मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। परिवार काफ़ी छोटा था, इसलिए मैं भी शादी में देर नहीं करना चाहती थी। लड़के के पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। माँ और एक छोटी बहन ही थी और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त शांति की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर बार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने आशीर्वाद के साए में अपनी बेटी रिया को विदा कर दिया। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था ही, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन तो पराए घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई थी तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वे अपने घर में बहुत खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी बेटी जब मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे ये बताकर बेचैन कर दिया कि वे अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वो अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने गांव के मकान में जाकर रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का गम सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं भेजा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वे भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिनों तक बहुत उदास रही, मगर हर रोज रिया फ़ोन करके अपनी खबर मुझे देती रही, जिससे मेरी भी उदासी फिर ख़त्म हो गई। और एक दिन रिया ने बताया कि वह पेट से है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं रोज़ फ़ोन पर रिया से बात कर लेती थी और हाल चाल पूछ लेती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद रिया से बात कम होने लगी। हमेशा उसकी सास ही बात करके बताती कि उसकी तबीयत अच्छी है, अब वे पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए मैं उसे कम ही उठाती हूँ। अभी रिया आराम कर रही है, वरना आपकी बात करा देती। मुझे अपनी बेटी के सास के बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी। इसीलिए मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रही थी। जब कुछ होश आया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। मेरी इकलौती बेटी थी, वही तो थी मेरा सब कुछ। रिया के अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। रोते रोते मेरी आवाज़ बंद हो गई, होंठ सूख गए, अब तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ अता पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त शांति को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि वो पहले ही गांव गई हुई है। मैंने शांति से कहा कि मुझे तो कुछ पता दे जिससे मैं आखिरी बार तो अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझसे अपनी जान छुड़वाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में ही रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर मैं गांव पहुंची थी। मैंने फ़ोन पर अपने समधन से विनती की थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं आनन फानन अपनी बेटी के घर पहुँच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसको एक मोटे से कपड़े में लिपटा कर रखा गया था। मैं रिया से लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद रिया ही मेरे जीने का इकलौता सहारा थी। अब वे भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरतों ने मुझे रिया से अलग कराया और कहा, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो।
जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं एक तरफ निढाल सी पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुकें। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और रिया की सास से कहा कि प्लीज़ अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दें। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इस विनती को ज़रूर मान लें। रिया की सास ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में छोड़ दिया। सारी औरतों को कमरे से निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी रिया बचे थे। मैं जोर जोर से अब भी रो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे उसी नौकरानी का तो इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि रिया की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठाकर कहा, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी रिया जिंदा है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा रिया का चेहरा देखा। उसके होंठ और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी झुठला नहीं सकती थी। कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी, वो भी एक माँ के साथ। मैंने रिया को दोबारा चेक किया। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए, उसकी जबान चेक की। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की सांस रिया की चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं क्या करूं? ज़रूर ये लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि उसका शरीर ठंडा और पूरा नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं करूं क्या? अपनी बेटी को इन शातिर लोगों से कैसे बचाऊं? मेरे पास अब वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपनी कलाइयों से 2 सोने के कंगन उतार कर उस नौकरानी के हाथों में दे दिए। ये कंगन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने हाथों में पहने रहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी को इसी खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम सुनीता था, उसने अपने जेब से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने और सुनीता ने रिया को खिड़की से नीचे उतार दिया। वे दोनों औरतें रिया को लेकर चली गई। रिया की जगह मैं खुद कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी यहाँ से रिया के साथ और नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरी रिया के साथ किया क्या है। सुनीता ने मुझे बहुत समझाया कि आप भी यहाँ से भाग जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने सुनीता से कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर खटखट हुई तो सुनीता ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर आ गई। सबसे पहले कमरे में रिया की सास आई थी। नौकरानी सुनीता ने बाहर आके सबको बताया कि अभी अभी मुझे रिया बहू की माँ जाते हुए मिली। वो इसी खिड़की के रास्ते बाहर गई हैं। सास हैरत से कहने लगी कि खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर सुनीता ने कहा कि मालकिन, बहू रानी की माँ जी कह रही थी कि अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए वो मर गई। इसलिए अब इन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। सुनीता के मुंह से ये बात सुनते ही रिया की सास ने मेरे बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए थे। मैं हैरत से सबको सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी और मेरे पीछे कैसे जहर उगल रही थी, लेकिन मैं चुप थी। कुछ तो सुराग मिले
कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं इन लोगों के मुंह पर ही इनका तमाशा बना सकूं, इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वे मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मेरी चिता तैयार कर दी गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटे रहती तो ये लोग मुझे चिता पर रख कर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी। इतनी ही देर में लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया था और चिता को आग भी लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए हुए थे, सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे सुनीता ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी बाहर की लकड़ियों में ही आग लग पाई थी। सुनीता मुझे जल्दी से एक वीरान जगह की तरफ ले गई, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि मैंने ही फ़ोन करके कहा था कि रिया बहू रानी का भूत मैंने कमरे में देखा है, उसकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यही सब सुनकर वो लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांसें थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई तो सुनीता मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली गई, जहाँ उसने मेरी बेटी रिया को रखा था। मैं सुनीता के पैरों में गिर गई। उसने आज मेरी और मेरी बेटी रिया दोनों की जान बचाई थी। मैंने सुनीता से कहा, मुझे सारी सच्चाई बताओ, ये लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे। फिर सुनीता ने मुझे बताया कि बहन जी, जब से रिया बेटी की सास रिया को लेकर आई थी, तभी से मैं देख रही थी कि रिया की सास रोज दूध में कुछ मिलाकर रिया को पीने के लिए देती थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि ये तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है, ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से बहू बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई। लेकिन धीरे धीरे रिया की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन रिया ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो कोई ताकत का पाउडर नहीं, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर रिया को नुकसान पहुंचा रही है। जब रिया ने अपना बच्चा खो दिया तब भी रिया की सास नहीं मानी और रोज वही पाउडर रिया को पिला रही थी। मैं रिया की सास के इरादे भांप गई थी। वह रिया को भी मारना चाहती हैं। इसीलिए मैंने अपनी जानने वाली से एक जहरीली बूटी ली। इसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा और नीला हो जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। रिया की जान बचाने के लिए वो जहरीली जड़ी बूटी मैंने रिया को पिला दी। जड़ी बूटी पीने की वजह से रिया का शरीर कुछ ही देर में नीला पड़ गया और ठंडा पड़ गया। रिया की सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और रिया इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुनाकर सुनीता चुप हो गई। सुनीता की कहानी सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई थी। मेरी बेटी को लोगों से क्या दुश्मनी थी? ये लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 10 दिन तक मेरी बेटी का इलाज सुनीता करती रही, रोज जड़ी बूटी पीस कर पिलाती रही। जब रिया बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने अब तक उसे छुपा कर ही रखा था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे क्या करना है। मैंने रिया को सारी बातें बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कितनी ही देर तक मेरे घुटनों में सर रखकर रोती रही। कहने लगी, मम्मी, मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा रवैया भी नहीं रखा था, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में भी मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही थी, वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला था। मैंने तो प्रिंस को दिलो जान से प्यार किया था। वो भी मुझसे कितना प्यार जताते थे। लेकिन मम्मी, मुझे लगता है प्रिंस इन सब में शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि प्रिंस अब भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे प्रिंस को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने रोक दिया। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि प्रिंस रिया को प्यार करता है या नहीं। इस पूरी साजिश में हो सकता है प्रिंस का भी हाथ हो। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहाँ प्रिंस को देखा। प्रिंस किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। उसके चेहरे पर चमक साफ दिखाई दे रही थी। सिखा के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था। और प्रिंस की ये खुशी देखकर मुझे समझते देर न लगी कि प्रिंस भी इन सब में शामिल था। मैं और अब चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को यूँ खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी।
पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस को लेकर प्रिंस के गांव पहुंच गई। पहले तो प्रिंस की माँ मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा केस सामने खोल कर रखा तो प्रिंस की माँ साफ मुकर गई। कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी देखभाल करती थी, उसकी मौत नेचुरल थी, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि प्रिंस का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है, वे किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। और फिर रिया की सास के कमरे से वो दवा मिल गई जो वे रिया को रोज पिलाती थी। रिया की सास उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उसे सवाल जवाब करने कोई नहीं आएगा। पुलिस उन सबको अरेस्ट करके थाने ले गई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की और पुलिस की मार से प्रिंस की मां ने सारा सच उगल दिया। प्रिंस की मां ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ही रिया और रिया के बच्चे की जान ली है और ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और जब प्रिंस की मां ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप कर रह गई थी। 22 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए थे। प्रिंस की मां ने बताया कि 22 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। इकलौता भाई था मेरा भानु। मेरे भाई ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी तय हो गया था। भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता था। फिर तुम शादी की रात भाग गई। इसी सदमे में भाई ने अपनी जान ले ली। हम बहनें ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने और शांति ने उसी समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। अपने इकलौते भाई का दर्द हम भुला नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति को मारने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला था। तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे। तुम्हारे पास एक इकलौती खुशी थी, तुम्हारी बेटी, उसे भी हम छीन लेना चाहते थे। इसीलिए शांति ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई ताकि उसे मारकर तुम्हें पल पल तड़पता हुआ देख सकूं। रिया की सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। और तभी नौकरानी सुनीता मेरी बेटी रिया को ले आई। रिया को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी थी, कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। प्रिंस और उसकी माँ को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। मेरी बेटी भी उनके चंगुल से छूट गई थी। लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी दोष के ही इस दुनिया से चले गए थे। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अगर मैं टूट कर बिखर जाती तो फिर रिया को कौन संभालता। रिया का भी तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका सब कुछ लुट चुका था। धीरे धीरे रिया संभलने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ बेटी की जिंदगी रूटीन पर लौटने लगी थी। मैं रिया से जिद करती हूँ कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन रिया मानती नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी बात मानकर अपना घर बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला हो। आप सब लोग दुआ करना कि मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला पति मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।